कहते हैं जो सीखेगा वो दिखेगा और जो दिखेगा वो बिकेगा। सर जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, आप टिक नहीं पाएंगे। ज़िंदगी में जो चीज़ें सामने आती हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने एक होंडा सिटी सेकेंड हैंड ली और मैंने एक गाड़ी से 6 गाड़ी तक पहुंच गया। तो मैंने 11 साल कार रेंटल का बिजनेस किया। तो मेरा तो कई बार सेट में मजाक उड़ाते थे, कहते ये तो आदमी फ़ोन पे ऐसे बात करता, कहते यहाँ पे डायलॉग बोलना है, हाँ एक्शन, कहते इतना फ़ोन आ गया, हाँ 8 किलोमीटर 880 का ये रेट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे johnfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। हर एक एक्टर को ज़रूरत होती है एक प्रोड्यूसर की और एक प्रोड्यूसर को ज़रूरत होती है एक एक्टर की। दोनों का एक दोनों के बिना काम भी नहीं चलता और दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों ही शख्सियत एक ही में हो तो? ऐसे एक कमाल का कॉम्बिनेशन मेरे साथ बैठे हुए हैं एक कलाकार नवीन सैनी जी। वेलकम टू जॉन फिल्म सर। नमस्कार। तो ये जो मैंने कहा कि एक्टर को ज़रूरत है प्रोड्यूसर की और प्रोड्यूसर को ज़रूरत है एक्टर की, ये दोनों शूज़ में आपने कैसे अपने आप को कर लिया ऑक्यूपाई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि दोनों शूज़ में अपने आप को कैसे डाल लिया। हाँ, बनने तो एक्टर ही आए थे हाँ, और जर्नी भी एज एन एक्टर ही शुरू की थी। हाँ, लेकिन क्या होता है जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, तजुर्बा मिलता है आपको, तो बहुत कुछ सीखते हैं आप। और सीखते हुए आपको लगता है कि नहीं, अगर आप कुछ और एवेन्यूज़ में अपनी एक एक्स्ट्रा इनकम पैदा कर सकते हैं, एक अपने आप को और आगे बढ़ा सकते हैं, तो क्यों नहीं। और कहते हैं ना कि आपका पैशन अगर आपका प्रोफेशन बन जाए तो उससे ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी होती नहीं है। राइट। तो पैशन एक्टिंग था, वो प्रोफेशन बन गया। लेकिन एक्टिंग से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, चाहे वो कैमरा हो, कैमरे के पीछे के काम हो, एज ए प्रोडक्शन हो, डायरेक्शन हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर वो सब जुड़ी हुई हैं तो आपका इंटरेस्ट उसमें रहता ही है। तो बिजनेसमैन का बेटा हूँ तो शायद इसीलिए प्रोड्यूसर बनना एक ज़्यादा बेहतर रहा और दिमाग में बिजनेस के फंडे थोड़े से क्लियर हैं, तो शायद मुझे लगा कि ये मेरे लिए फ़ायदे का सौदा रहेगा। राइट, राइट। तो एज एन एक्टर चीज़ों को समझता रहा हूँ, ज़िंदगी भर में इतने काम किए हैं, ऑब्जर्वेशन रही है। तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन में काम कैसे होता है, उसकी नॉलेज थी, तो उसको सीखा है, तो क्यों वो ना भी यूज़ करते किया हैं। जाए। तो तो लेकिन इसमें ये होता है कि बहुत सारे एक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि कमाल कमाल के एक्टर होते हैं लेकिन इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि उनके अंदर वो बिजनेस और मार्केटिंग सेंस नहीं होता, या कई बार अपना अप्रोच करने का उनको तरीका नहीं होता, या वो कई बार झिझक होती है एक आर्टिस्ट वाली। क्या वो आपके साथ भी थी या आप बिजनेस फैमिली से थे तो आपको मालूम था मुझे खुद को प्रमोट और प्रोजेक्ट कैसे करना है? देखिए क्या होता है कि बहुत से एक्टर ऐसे यहाँ पर हैं जो कि बिजनेस फैमिली से नहीं हैं। बहुत ही लो बैकग्राउंड से आए हैं, बहुत ज़्यादा गांव से हैं, या जिनका एक्सपोजर उतना नहीं था, लेकिन आज बहुत कामयाब हैं। उनकी मार्केटिंग भी अच्छी चल रही है। तो कहते हैं जब आप कामयाब होते हैं तो अपने आप सिखाने वाले लोग आ जाते हैं। अच्छा। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बिजनेस फैमिली से था तो इस वजह से अपने आप को प्रोजेक्ट करने का मुझे कोई ज़्यादा ज्ञान था। इट्स नॉट दैट। जब आप कहते हैं जो सीखेगा वो दिखेगा और जो दिखेगा वो बिकेगा। जो सीखेगा वो दिखेगा, जो सीखेगा वो वो दिखेगा। दिखेगा और जो दिखेगा वो बिकेगा। राइट। तो ये अच्छा पढ़ना है। तो हम लोग जो हैं वो एक्टर हैं, बिकने आए हैं बेसिकली, अपने आप को प्रोजेक्ट करने आए हैं। तो सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा सीखेंगे और दिखने आए हैं तो उतना ही ज़्यादा दिखेंगे, सीखते रहेंगे तो दिखते रहेंगे, दिखते रहेंगे तो बिकते रहेंगे। लेकिन जब आप आए होंगे, आप कब आए यहाँ पे मुंबई? सर मुझे 25 साल हो गए। 25 साल। 17 नवंबर 1999, 17 नवंबर मैं मुंबई आया था। और अभी लास्ट मंथ ही मैंने अपने पूरे 25 साल कंप्लीट किए हैं। इंडस्ट्री के। मैंने एक छोटा सा पोस्ट भी डाला था अपने इंस्टा प्रोफाइल पर कि 25 साल की जर्नी एंड टू बी कंटिन्यू। हाँ, हाँ। तो हो गए 25 साल से। ओके। तो जब आप आए थे तो जो सीख कर आए थे, जो समझ के आए थे, तब इंडस्ट्री बिल्कुल अलग थी और आज 25 साल बाद पूरी दुनिया 360 डिग्री घूम चुकी है। चुके हैं सर। तो इसमें अपग्रेडेशन का कितना हाथ रहा? कितना अपग्रेड करना पड़ा अपने आप को मीडियम के साथ साथ? सर जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अपग्रेड नहीं करेंगे, आप टिक नहीं पाएंगे। तो आपको सीखते रहना पड़ेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, चीज़ें आप पहले पेजर थे। हाँ। पहले सिर्फ फ़ोन हुआ करता था, पेजर भी नहीं था जब हमने शुरू किया था। तो पड़ोसी का नंबर देते थे या अपने किसी दोस्त का नंबर या किसी जिसके यहाँ फ़ोन लगा होता था उसका नंबर देके स्ट्रगल करते थे, फोटोग्राफ के पीछे लिख करके। उसके बाद पेजर का ज़माना आया तो पेजर का नंबर हम देते थे, तो पेजर में नंबर आता था तो फिर जाके फ़ोन करते थे। उसके बाद मोबाइल आ गए। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती चली गई उसको अडॉप्ट करके हम भी अपने आप को मूव करते रहे आगे।
तो बहुत बड़ा योगदान है, आपको बढ़ते रहना पड़ेगा, आप पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकते। Right. पहले कैसेट्स में होता था, पहले शूटिंग उस कैमरे पे थी, आज डिजिटल पे है, तो बहुत फर्क है, बहुत 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 आगे बढ़ गया। तो रवि जी, जैसे जैसे मीडियम चेंज हुए, आगे बढ़ चलते, आप अपने आप को अपग्रेड तो कर ही रहे थे, लेकिन जब OTT आए तो टीवी सीरियल्स की ना उम्र कम होने लगी, मतलब हजार हजार एपिसोड से वो घट घट के 100 पे आने लगे। लेकिन आपने जो सीरियल किया कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य। कुंडली भाग्य, सॉरी, कुंडली भाग्य इतना चला और इतना पसंद किया गया, ऐसी क्या खास बात थी उसमें कि वो ये OTT के बहाव में भी नहीं बहा? सर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, जब वक्त बीता तो सीरियल नहीं चलने लगे या OTT आ गया तो इस वजह से सीरियल्स नहीं चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं इसको इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि CID 19 साल चला, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही कम से कम 7.5 8 साल चला, कसौटी मैंने किया है वो तकरीबन 7.5 साल चला, मैंने उसमें 5.5 साल काम किया, और उसके बाद विदाई मेरा शो था उसमें वो 3 साल चला। इसके बाद कुंडली भाग्य मैं कर ही रहा हूँ, मतलब ख़त्म हुआ है अभी जस्ट, तो 7.5 साल। उसके अलावा कुमकुम भाग्य जो हमसे पहले का था वो अब भी चल रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर आप देखेंगे तो वो ऑलरेडी पिछले 14 साल 15 साल से चल रहा है। Right. तो शोज़ चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि शोज़ की किस्मत होती है, और कंटेंट अगर अच्छा है और लोग एक बार जुड़ गए तो ये घर का हिस्सा हो जाते हैं, ये आपके घर के मेंबर हो जाते हैं, मतलब जो आपकी फिक्स ऑडियंस बन जाते हैं। जब वो आपको प्यार करना शुरू करते हैं तो फिर वो आपके लिए रोज आपको बैठ के उनको देखना है। तो फिर आप हम स्क्रिप्ट्स के अंदर कई बार ऐसा लगता है कि यार हम क्या शूट कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब स्टोरी कहाँ जा रही है, खींच रहे हैं, ऐसा बहुत हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं लाइफ में। लेकिन लाइफ भी तो ऐसी है ना, उतार चढ़ाव, कभी फ्रस्ट्रेशन लाइफ में भी आता है, कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। तो डेली सोप इज लाइक अ लाइफ। कनेक्ट हो गए आपने, एज ए रियलिस्टिक उनको फील दे दिया। एक्टर का काम है परफॉर्म करना, राइटर का काम है लिखना। तो एक्टर्स अगर उसको इतना नेचुरल परफॉर्म कर रहे हैं, उसको कनेक्ट कर रहे हैं अपना अपने किरदारों के साथ, तो ऑडियंस भी जुड़ जाती है। तो अगर वो जुड़ गई और उसमें नाटक कम है, रियलिस्टिक ज़्यादा है, तो मुझे लगता है वो जुड़ जाती है। एक बार जुड़ गई तो सालों साल, 10 साल 15 साल 20 साल आपके सामने एग्जाम्पल है, वो तो चल ही रहेगा। मतलब मेन कनेक्शन ऑडियंस है, अगर वो बन गया तो फिर साल कोई वैल्यू नहीं रखते, और फिर ये वजह नहीं रह जाती कि यार OTT की वजह से ऐसा हो गया, ना, ये सब कहने की बात जिसको देखना है वो देखेगा, है, वो देखेगा। वो OTT। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि मोस्टली जो टेलीविजन है वो इट्स लाइक अ न्यूज़पेपर। वो एक आप रोज पढ़ते हो, एक Daily तरीके dose से है वो। डेली डोज है, पढ़ते हो और फिर फेंक देते हो। तो लेकिन एक फिल्म जो है वो एक नॉवल की तरह है, आप उसे शेल्फ में रखते हो, जब होता है दिल करता है निकालते हो। तो नेटफ्लिक्स पे जो सिनेमा या अमेजोन पे या और भी OTT प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, वो आपने सब्सक्रिप्शन लेके ख़रीदा है, और आप, हालांकि सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे भी आज यहाँ की पे तारीख भी में है। देना पड़ता है, फ्री कुछ नहीं आता, लेकिन आप चॉइस करते हो, तो जब भी चाहते हो वो आप वहाँ पर देख लेते अवेलेबल हो। है। लेकिन आज OTT आने के बाद यही जो सीरियल्स हैं 1000 एपिसोड 2000 एपिसोड, ये OTT पे अवेलेबल होने शुरू हो गए हैं। तो जो माध्यम आया है, पहले के जो ओल्ड जितने अगर आप हम लोग की बात करोगे, बुनियाद की बात करो, तो वो DD पे आए थे, आकर चले गए थे, लोग भूल गए थे उनको। महाभारत कहाँ था? लेकिन OTT ने आने के बाद या YouTube आने के बाद या जो भी और प्लेटफॉर्म्स आए हैं, वो जो पुराना कंटेंट है वो जीवित हो गया, वो दोबारा से आया। आपने देखा होगा कोविड के दौरान महाभारत दोबारा टेलीकास्ट हुआ, रामायण दोबारा टेलीकास्ट हुआ, तो आज वो अवेलेबल है OTT के ऊपर, वो अलग अलग, बेनिफिट हुआ। है ना। तो कंटेंट तो वर्ल्ड वाइड है, दुनिया भर में है। तो OTT ने आपको एक और स्पेस दे दिया है, एक और जिसमें लाइफलाइन। आपको एक लाइब्रेरी दे दी है बेसिकली, जहां पे आप पुराना नया सब एक्सप्लोर कर सकते हो, अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब देख सकते हो। तो वो बेनिफिट है, बट लेकिन जो चल रहा है वो चल रहा है। हाँ, डेफिनेटली मैं ये हो सकता है कि भी आने वाले वक्त में टीवी का थोड़ा सा कम हो जाए। TRP की बात करें तो आज से 15 साल पहले 17 साल पहले TRP के रेशो थे, जब हमने TRP कसौटी में करता था 22.5 24 की TRP रेशो में, 24 की TRP बोलते थे हम। रामायण और महाभारत में 98 99 की TRP देखी है, मतलब 100% पब्लिक देख रही है। हाँ हाँ। लेकिन आज TRP के रेशो क्या है? 2.8 Right. 3.2, यानी कि उसको अच्छा माना जाता है। उसको अच्छा माना जाता है, टॉप शो हाँ। बट गया है। हाँ, बट गया। यानी कि चैनल्स इतने हो गए हैं, तो TRP पब्लिक 140 करोड़ की आबादी है बॉस, मतलब छोटी मोटी बहुत बात, कुछ है, हम बहुत बहुत। बड़ा देश हैं। Right. तो हर आदमी अपने हिस्से का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, अलग अलग
चैनल्स पे कर रहा है, अलग अलग जोन में कर रहा है, जिसको जो पसंद आ रहा है। यूथ अपने हिसाब का एमटीवी पे देखता है, बुजुर्ग क्या नाम है, सुबह संस्कार चैनल चला के देख लेते हैं, जिनको भक्ति संगीत देखना है वो अपना देखते हैं। महिलाएं अपना किचन पॉलिटिक्स देखने के लिए जी पे, स्टार पे, सोनी पे जाती हैं। रोमांस करने वाले जो यूथ हैं वो अपना अलग अलग जॉनर के शो हैं देखते हैं। इनको हॉरर देखना है वो ओटीटी पे एक्सप्लोर कर लेते हैं। अभी मैं एक ट्रेड एनालिस्ट का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें आया कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से दौर बदला है, नए नए फेसेस को लेके एक्सेप्टेंस आ गया, ओटीटी की वजह से, कास्टिंग डायरेक्टर की वजह से बहुत आ गया। और अप्रॉक्सीमेटली जहां पहले फिल्मों में, सीरियल में 10 to 15% नए लोगों को चांस मिल पाता था, आज 50% प्लस हो गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ऐसा नहीं कि 10-15% लोगों को काम मिलता था, या जो आते थे जिनमें टैलेंट होता था वो ऑडिशन देते थे, वो एक्सप्लोर हो ही जाते थे, उनको काम मिल ही जाता था। जितना एक्टर्स पहले आते थे, सपोज पहले 100 लोग आ रहे हैं रोज और चैनल थे 3, तो 100 लोग 3 में मौके की तलाश कर रहे थे। आज आने वाले 500 हैं अगर, तो भाई चैनल भी तो 50 हो गए हैं, ओके, तो उनके लिए मौके भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उतना ही है। हाँ, ये ज़रूर हो गया है ज़्यादा चैनल्स होने से कि स्टारडम जो पहले हुआ करता था वो स्टारडम अब नहीं है। अब नहीं है। अब नहीं है। अब वो स्टारडम लिमिटेड रह गया है। तो स्टार बनने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। शो एक आपका हिट होता है, आप स्टार बनते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए बनते हैं। जहाँ बंद हुआ वहाँ पे आपका स्टारडम नीचे आ जाता है, फिर आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर भूल जाते हैं लोग, जैसे मैंने कहा कि टीवी इज लाइक अ न्यूज़पेपर, तो लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे ही शो खत्म, स्टारडम खत्म, उसके बाद जिंदा रखने के लिए अपने आप को मार्केटिंग के जरिए, या आजकल तो खैर सोशल मीडिया आ गया तो इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं, आप कुछ ना कुछ अपने आप को एंगेज रखते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, अपने फैंस के साथ, तो लोग थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं। हमारे टाइम पे तो कुछ था ही नहीं, राइट। आप एंगेज ही नहीं कर सकते थे पब्लिक के साथ, तो कैसे करते? शो खत्म होता तो आपको फिर दूसरी जर्नी, अगर आपकी उस जर्नी में थोड़ा सा डिले हो गया, 6 महीने 8 महीने साल भर 1.5 साल काम ही नहीं मिला आपको, होता है, तो लोग धूमिल हो जाती है आपकी। आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं, इसलिए आपसे ही समझना चाहूँगा कि जब अगर आपने कहा कि जिसको काम सीखा हुआ है वो दिखेगा दिखेगा तो बिकेगा, और जिसको काम आता है उसको पहले भी काम मिलता था, आज भी काम मिलता है, लेकिन फिर भी जो स्ट्रगलर्स के नंबर हैं ये मुंबई में कम क्यों नहीं होते? बहुत बड़ा फर्क है। आप कह रहे हैं ना, काम पहले भी मिलता था, जो सीखेगा सीखना में, सीखने के बहुत सारे लेयर्स हैं। सिर्फ काम, एक्टिंग, चार डायलॉग बोलते ना इज नॉट द सीखना। व्यक्तित्व, आप पर्सनैलिटी, आपका व्यवहार क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। आप एक प्रोडक्शन में काम करने जा रहे हैं, वहां पे जाने के बाद में आपने एक्टिंग तो बहुत कमाल करते हैं, उसके बाद में लेकिन आप इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, स्पॉट को गाली दे के बात कर रहे हैं, डायरेक्टर के साथ हाँ मैं ऐसा ही हूँ एटीट्यूड दिखा रहे हैं, तो वो चलेगा नहीं बॉस। टेंट्रम नहीं तो टेंट्रम नहीं चलेंगे। माय पॉइंट इज कि सीखना आपके व्यक्तित्व के लिए भी बहुत जरूरी है, सिर्फ एज एन एक्टर ग्रो करना जरूरी नहीं है। इंसान person. एज ए पर्सन, कहते हैं वो तो बहुत पुरानी कहावत हमारी इंडस्ट्री में, कहते हैं कि एक्टर 19 चल जाएगा, इंसान नहीं चलेगा, वो 21 ही चाहिए। हाँ, वो 21 तो अगर 21 होंगे तो आप 25 साल से काम कर रहे हैं, इसलिए शायद लोगों के साथ प्यार मोहब्बत और व्यवहार के साथ काम किया है तो आज काम कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड नहीं होता और हमारे अंदर अलग एरोगेंस होता, तो दोबारा रिपीट नहीं करता है कोई आपको, लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। मुझे तो कितनी बार तो मुझे मेरे मेकअप दादा ने या मेरे पुराने किसी स्पॉट ने अपने प्रोड्यूसर को रिकमेंड कर, सर उनको ले लीजिए सर बहुत अच्छे हैं। ओके, ऐसा भी हुआ है, क्योंकि उन्होंने फ्लोर पे आपको उन्होंने देखा कि यार ये आदमी काम अच्छे से करता है, व्यवहारिक है और सब अच्छे से, मतलब माहौल बहुत जरूरी है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी है, वो आप क्रिएट करते हो, वो एज एन एक्टर आपको ही बनाना है। आप अगर मेन लीड हो उस शो के और आप वहां पे एक अच्छे रोल किरदार को कर रहे हो, अगर आप वहां का माहौल अच्छा नहीं रखेंगे तो यूनिट भी अच्छी नहीं बिहेव करेगी। तो पॉजिटिव एनर्जी बहुत। तो एक जो पॉजिटिव आप बात कर रहे हो, एक बड़ा नेगेटिव थॉट चलता है या कई जगह होता भी होगा कि जैसे प्रोड्यूसर का नाम आता है तो सब लोगों के मन में एक नेगेटिव ख्याल आता है कि यार ये तो एक्सप्लॉइट करते हैं, ये तो सिर्फ काम लेते हैं और भूल जाते हैं। ये प्रोड्यूसर के लिए इतनी खिलाफी क्यों होती है? नहीं नहीं, मैं इसको ऐसे मानता हूं कि क्या होता है, हर तरीके के लोग हैं, प्रोड्यूसर भी अलग अलग तरीके के हैं। ये समझना यूनिट के लिए भी, एक्टर्स के लिए भी, प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि एक प्रोड्यूसर अगर जिंदा रहेगा तो वो 100 लोगों की रोटी चला देगा। अगर प्रोड्यूसर मर जाएगा तो रोटी 100 लोगों की बंद हो जाएगी। आपको इस एंगल से भी सोचना पड़ेगा। प्रोड्यूसर क्यों बना है? वो पैसा कमाने के लिए बना है। दो तरीके के लोग हैं, एक पैशन की वजह से प्रोड्यूसर बनते हैं, एक पैसा कमाने के लिए प्रोड्यूसर बनते हैं।
जो पैसा कमाने के लिए प्रोड्यूसर बनाया था वो तो कट थ्रोट कंपटीशन वाली बात है, तो कहे भाई मुझे पैसे से मतलब है, मुझे क्रिएटिविटी से लेना देना नहीं है, तो वो बहुत लंबे प्रोड्यूसर चलते भी नहीं है। राइट राइट। लेकिन जो पैशन वाला प्रोड्यूसर होता है ना, उसको पैसा भी बनाना है, क्योंकि उसको अपना घर भी चलाना, और उसको उसकी अपनी क्रिएटिविटी की खुजली जो है ना वो भी निकालनी, कि भाई मैं ऐसा सा कंटेंट बनाऊं कि मेरे प्रोडक्शन ने मतलब ऐसे ऐसे हिट्स दिए हैं, वो एक पैशन है। तो ये जो 2-3 कैटेगरी के जो प्रोड्यूसर्स हैं ना, ये बहुत अच्छा, इसमें कहते हैं आटे के साथ घुन भी पिस जाता है। तो जो सिर्फ पैसा कमाने आए हैं उनके चक्कर में वो कहते हैं कट, वो फिर एक्सप्लॉइट करते हैं कि भाई पैसा काट लिया, पैसा टाइम पर नहीं दिया, होती हैं चीज़ें ऐसी। तो जो एक्सप्लॉइट हो जाते हैं तो फिर वो अपना कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ही। लोगों का बात काम है कहना, बट वो सही भी है, कई जगह कुछ प्रोड्यूसर करते भी हैं, तो उनका खामियाजा अच्छे लोगों को भुगतना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई दीज एसोसिएशंस आर देयर। ये एसोसिएशंस हमारी जो फ्रेटर्निटी की हैं वो इसीलिए कि प्रोड्यूसर एसोसिएशन अलग है, वो उनके अधिकारों की सुरक्षा करती है, और एक्टर्स की एसोसिएशन अपनी है, वो उनके अधिकारों की सुरक्षा करती है, टेक्नीशियंस की अपनी है। तो इसलिए फेडरेशन बनी है हमारे यहाँ पर, तो आपस के मुद्दों को सुलझाने के लिए। तो कलेक्टिव इंडस्ट्री है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, तो अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, तो उसको मिक्स एंड मैच करके चलाना पड़ता है। अभी जैसे सालों साल सीरियल की हमने बात की, इतने 7.5 साल से ये सीरियल चल रहा है हमारा। नॉर्मली लोग ना आज 4-5 साल में तो जॉब चेंज कर लेते हैं। इतने लंबे जब सीरियल चलते हैं तो कभी कभी खुद को एक सैचुरेशन पॉइंट नहीं फील होता है? देखिए, मैं इसको वो नयापन कैसे बना रहे? मैं बताता हूँ। इसमें क्या हो, 2-3 तरीके हैं। अब मैं 30 दिन तो काम नहीं कर रहा हूँ, मैं महीने में 15 दिन शूटिंग कर रहा हूँ, तो 15 दिन बचते हैं मेरे पास। तो अगर मेरे पास और काम लेने की कुव्वत है, मेरे में इतने गट्स हैं कि मैं मैनेज कर सकता हूँ, और मैं लोगों से डिस्कशन करके नए शोज़ या प्रोड्यूसर को इतना कंफर्ट जोन में ला सकता हूँ कि भाई मैं मैनेज कर लूँगा, आपस में हमारा कोई क्लैश नहीं होगा। और बेसिकली तो मतलब तो एंड ऑफ द डे काम कंप्लीट होने से है, टेलीकास्ट शो मस्ट गो ऑन, वो होना चाहिए। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टर की भी है कि अगर मैंने डेट दी है तो डेट कैसे मैनेज करना है। तो ये शायद कला मेरे पास थी, तो मैंने तो कुंडली करते हुए 6 शो किए साथ में। क्या बात है! जी हाँ। लोग नॉर्मली बोलते टीवी कर लो तो दूसरा कर मेरे शो में मेरे अलावा मुझे लगता नहीं किसी एक्टर ने कुंडली करते हुए दूसरा शो भी किया है। हाँ। मैं अकेला शायद ऐसा एक्टर हूँ जिसने कम से कम 5 या 6 शो किए साथ में। अरे वाह! जो 3 महीने 4 महीने में बंद हो गए अलग बात है, हाँ, बट लेकिन किए। और प्रोडक्शन ने भी कोऑपरेट किया, क्योंकि उनको पता था कि भाई इनके साथ काम कर रहे हैं तो अकोमोडेट कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। तो वी डिड इट, हमने किया। ओके। एक और कंडीशन होती है एक एक्टर के तौर पे, बहुत बड़ी मुश्किल होती है। जब हम नॉर्मली किसी जॉब में होते हैं या कहीं पर भी होते हैं, तो हमारी जो पर्सनल सिचुएशन है, चाहे वो हेल्थ कंडीशन है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ट्रबल है, कुछ भी ऐसा होता है तो हम अपने जॉब को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं या छुट्टी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वो अवेलेबिलिटी नहीं होती है। आपको किसी भी कंडीशन में कुछ भी है, आपको शूट पे पहुँचना ही पहुँचना है। ऐसा कभी आपके साथ हुआ? बहुत बार होता है कि कुछ ज़रूरी काम है, कुछ कहीं जाना है, लेकिन मैंने बोला ना कि जैसा देश वैसा भेष, और जैसे हालात होते हैं ना वैसे ही हम लोग जीने की आदत बनाते हैं, और चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। और प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान राइटर्स का भी रहता है, और प्रोडक्शन का डेफिनेटली रहता है, उनके योगदान के बगैर नहीं हो पाता। तो कभी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आई कि सपोज अब मेरे सीन लगे हैं, मुझे काम करना है, और मुझे अचानक से ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे कहीं आउटडोर जाना है 2 या 3 दिन के लिए, तो काम कैसे होगा, शो तो जाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे अभी ऑप्शंस क्रिएट कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी भी है। तो डायरेक्टर इंटेलिजेंट हो तो राइटर्स को रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई एक्टर जाने वाला है, 2 दिन में जाना है, आप इसके सीन्स लिख के भेज दो आगे के। तो वो सीन्स लिख के भेजते हैं प्रायोरिटी में, या तो टाइम एक्स्ट्रा लेकर के उसके सीन कर लेते हैं, तो क्लोजेस शूट करके फिर ड्यूप लगा करके शूट कर लेते हैं। अच्छा। तो उसका भी अरेंजमेंट तो उसका भी अरेंजमेंट है। तो मैंने बोला ना, देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। तो हिंदुस्तानी तो बहुत हमारे देश के तो हम तो लेकिन वो भी तभी हो पाता है जब आपका व्यवहार उनके साथ बहुत अच्छा है, रेपो बहुत अच्छा है। इट इज नॉट अबाउट रेपो। अगर इट इज मरता क्या ना करता, मान लीजिए अब मेरा सीन है और मैं बहुत बदतमीज एक्टर हूँ और मैं एडजस्ट नहीं करता हूँ, भाई मुझे तो जाना है, भाड़ में जाओ, मैं जाऊंगा। तो भी अब उनकी रिक्वायरमेंट है कि ये सीन तो होना ही है, क्योंकि स्क्रिप्ट के हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट है, तो उनको तब तो करना ही है, मजबूरी है। वो आज मजबूरी में आपके साथ क्या करेंगे, सीन लिखवा करके एडजस्ट करके आपके क्लोज लेकर के छोड़ देंगे, बाकी ड्यूप लगा लेंगे।
लेकिन अगली बार ध्यान रखेंगे कि इसका रोल ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है बॉस, सीन को काटो, इसकी लेंथ कम करो, वरना ये परेशान करेगा। परेशान तो करेगा। बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स काम करते हैं। अब आते हैं हम लोग उसके उस पे कि जो आप प्रोड्यूसर बने, ये प्रोड्यूसर बनना इत्तेफाक था या चल रही थी धीरे-धीरे प्लानिंग और कैसे हुआ ये सब? नहीं, इत्तेफाक तो मैं किसी चीज़ को इसलिए नहीं बोलता हूँ कि ज़िंदगी में जो चीज़ें सामने आती हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैंने जिस दिन डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है, तो मेरे फादर ने मुझसे एक बात कही कि बेटा तू जिस लाइन में जा रहा है ना, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल लाइन है। इसमें सर्टेनिटी नहीं है। सर्टेनिटी नहीं है। तो जीवन चलाना है, तो तुम्हें साथ में कुछ ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए जिससे कि तुम अपनी लाइफ को सिक्योर कर पाओ। तो दो आई एम फ्रॉम बिजनेस फैमिली, तो मैंने बोला ठीक है, मैं पहले जाऊं तो सही, एक्सप्लोर तो करूं कि क्या आगे है, उस हिसाब से देखेंगे। तो मैंने स्टार्टेड माई जर्नी। तो मुझे तो मिल गया, शुरू में आती काम मिल गया, शुरू घराना से किया, फिर कहीं किसी रोज़, फिर कसौटी। तो कसौटी करते करते दिमाग में था कि पिताजी ने एक बात कही है कि कुछ साइड में बिजनेस होना चाहिए, तो उस तरफ दिमाग लगाना चाहिए। तो आई थॉट कि भाई मैंने कुछ रिसर्च करना शुरू की कि क्या काम कर सकते हैं। माय फादर हैड अ बिजनेस ऑफ रेस्टोरेंट। हमारा दिल्ली में रेस्टोरेंट बिजनेस था इनिशियल स्टेज में पहले। तो जब मैंने ज्वाइन, जब मतलब मैं काम लायक बना, तो पापा ने वो रेस्टोरेंट का बिजनेस छोड़ के कुछ बॉल बेरिंग का काम शुरू कर दिया। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि यार ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें कि आप एज एन एक्टर, तो आप सेट पे रहेंगे, आप तो बैठ नहीं पाएंगे, या आप ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जिसमें कि अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। और कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं हो बिजनेस सकता। जब तक आप पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप उसको सक्सेस नहीं बना नहीं बना सकते। तो मैं ज़बरदस्ती को ऐसा काम करूं जिसमें कि तो अपने उम्र के हिसाब से जो मुझे सोचा कि भाई मैं एक सोचता हूँ एक रेस्टोरेंट टाइप कुछ करते हैं, पैसा तो आ ही रहा है तो कर सकता हूँ, तो किसी मैनेजर को बिठा देंगे और कर लेंगे। तो मैंने पूरी रेकी करके जगह सेट कर ली अपना कि ये जगह है। पापा को बुलाया, मैंने कहा आप आइए ज़रा एक बार मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिए, ये जगह मैं दिखाता हूँ और ऐसे ऐसे मैं काम करना चाहता हूँ। आपका एक्सपर्टीज़ है इतने ज़माने की रेस्टोरेंट लाइन की, तो कुछ कारीगर वगैरह आप मुझे वहीं से प्रोवाइड करा देना, तो हम यहाँ से काम शुरू करेंगे, साथ में एक इनकम का सोर्स शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने मुझे कहा था भी कुछ होना चाहिए साइड में। तो आपकी बात को मैं ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। वो आए, उन्होंने सब देख लिया, और देखने के बाद ये बोले कि तूने सोच लिया है, तूने कर लिया, लेकिन मेरा मशवरा अभी भी ये है, इस बिज़नेस को मत करो, रेस्टोरेंट के बिज़नेस को मत करो। मैंने कहा क्यों? कह रहा चोरी बहुत होती है, कारीगर जो भी बिठाएगा वो तुझे क्या देगा, तुझे क्या नहीं देगा, तू ऑब्जर्वेशन कर नहीं पाएगा, तो लॉसेज में जाएगा। और ये बिज़नेस हॉस्पिटैलिटी है, टेस्ट की है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कारीगर भाग गया तो धंधा बंद करेगा क्या? तो खुद खड़ा होकर कड़छी तू छोले भटूरे खुद बनाएगा क्या? तो देयर आर वन फ्यू चैलेंजेस विच ही एक्सप्लेन्ड मी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा तो क्या करें? कुछ ऐसा बिजनेस सोचो जो तुम कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, फोन पे ऑपरेट कर सकते हो, तो कुछ ऐसा सोचो। देख, वो तुम्हें सोचना है क्या करना है, मुझसे तुम्हें जो मदद चाहिए होगी तो मैं कर दूंगा, लेकिन बाकी तुम्हें सोचना है। तो मैंने उसको थोड़ा सा होल्ड पे डाला। मैंने कहा ठीक है, मैं सोचता हूँ दोबारा से। एंड आई टुक 6 मंथ्स। मैंने 6 महीने लिए और हर तरफ नज़र घुमाता था कि क्या कर सकते हैं, इक्विपमेंट कर लें, कैमरा ले लें, कुछ ऐसा कर लें, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो। फिर मुझे समझ में आया कि काम कर सकते हैं हम, कार रेंटल का बिजनेस कर सकते हैं जो फ़ोन पे हो जाएगा। तो मैंने एक गाड़ी खरीदी, पापा से बोला, मैंने कहा गाड़ी मैं कर लूँगा, पैसे तो मैं कर लूँगा अरेंजमेंट अभी मेरे को, बिकॉज आई एम। तो मैंने एक होंडा सिटी सेकेंड हैंड ली, और प्रोडक्शन में सबसे जानकारी थी मेरी, तो मैंने लगा दी और वहाँ से काम शुरू किया। और मैंने एक गाड़ी से 6 गाड़ी तक पहुँच गया, एक एक करके। तो मैंने 11 साल कार रेंटल का बिजनेस किया, फॉर शूटिंग पर्पस ओनली। शूटिंग एंड ट्रैवलिंग, बोथ। सब फ़ोन पे चलता था। तो मेरा तो कई बार सेट में मजाक उड़ाते थे, कहते ये तो आदमी फ़ोन पे ऐसे बात करता, कहते यहाँ पे डायलॉग बोलना है, हाँ एक्शन, कहते इतना फ़ोन आ गया, हाँ 8 किलोमीटर 880 का ये रेट है। तो बहुत दिट वाज फनी, बट ठीक है, उसकी भी अपनी कॉम्प्लिकेशंस थी कि ड्राइवर टाइम पर नहीं आ रहा। लेकिन कहते हैं कि जो भी काम आप करो, उसमें जब तक आप 100% अपना नहीं दोगे, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ये क्योंकि मंत्र मेरे पिताजी ने मुझे दिया था, तो मैं तो ऐसा था कि काम में कभी शर्म की नहीं है। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं कसौटी कर रहा था। तो कसौटी वॉज अ हिट शो, तो वट एवर लोग जानते ही थे, समझने लग गए थे, कहीं किसी रोज़ मेरा चल रहा था सेकंड लीड में।
तो थोड़ा सा ठीक ठाक फेस पहचान में उस टाइम पे आना शुरू हो गया था। और मैंने कार रेंटल का बिजनेस शुरू किया, तो एक दिन एक क्लाइंट का कुछ बुकिंग था, सुबह 7 बजे की उसकी फ्लाइट, तो 6 बजे उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करना था। ड्राइवर मेरा आया नहीं, ड्राइवर नहीं आया, तो मैंने बोला नहीं, ये तो नहीं हो सकता। मैं क्लाइंट को तो, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है, Right. आपने एक बार क्लाइंट को सर्विस नहीं दी तो दोबारा वो आपके दरवाजे पर नहीं आएगा, तो बिजनेस में मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो मुझे इस बात का नहीं था कि भाई मैं एक्टर हूँ, और मैंने गाड़ी उठाई, खुद चला गया उसके घर पे, उसको पिकअप किया। वो पिकअप करके जैसे अंदर घुसा, वो मेरे को देख के ऐसे चमक गया, अरे सर आप तो वो कसौटी करते हो। मैंने कहा तुम बैठो, मैंने कहा मेरा बिजनेस भी है, ड्राइवर आया नहीं है, तो मुझे तुमको ड्रॉप करना है। इन द मीन टाइम मैंने दूसरे वेंडर को फ़ोन करके गाड़ी जुहू पे मंगाई कि तू इसको जुहू पे मैं तुमको दूंगा, इसको एयरपोर्ट छोड़ना, मैं शूटिंग में चला जाऊंगा, बिकॉज आई हैड टू गो टू शूट ऑल्सो। ओहो। तो मैंने वहां से उसको पिकअप किया, उसको जुहू पे गाड़ी स्वाइप करा के उसको बिठाया, उसको भेजा, वहां से मैं शूटिंग पे चला गया। सो दैट्स हाउ आई यूज टू, मतलब पैशन इतना रहा है, काम चाहे जो भी काम करना है उसको 100% आपको देना है, काम में शर्म नहीं करनी चाहिए, चाहे वो एक्टर हो चाहे जो भी हो। तो मैंने अपना बिजनेस तो इस तरीके से स्टैब्लिश किया, तभी मैं उसको 1 से 6, मैं 6 की गाड़ी 60 भी कर सकता था, लेकिन मैंने वो और गाड़ियां नहीं, तो मुझे उतना ज़्यादा, क्योंकि मेरा मेन फोकस था कि मुझे एज एन एक्टर ही यहाँ पे अपने आप को एस्टैब्लिश करना। साइड में कुछ चाहिए। मैं साइड में एक ऐसा इनकम सोर्स रहना चाहिए जो मेरा किचन सिक्योर रखे, मुझे वो नहीं चाहिए, तो ये करता रहा मैं। तो आप जब प्रोड्यूसर बन रहे हैं तो किस तरह के कंटेंट पे आपकी नज़र है, या अब आप क्या सोचते हैं कि मैं इस तरह के एक्टर को ज़्यादा वो दूंगा, चांस दूंगा, प्रेफरेंस दूंगा? मैं ये नहीं सोचता हूँ कि किस तरीके के एक्टर को चांस दूंगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जितने भी जो स्टोरीज आती हैं, मोस्टली स्टोरीज के हिसाब से कास्टिंग होती है। और मेरी कोशिश एक्चुअली ये होती है कि जो मेरे आसपास के दोस्त यार हैं, क्योंकि काम तो सबको चाहिए, जो मेरे जानकार हैं, जिनको मैं जानता हूँ, मेरे सर्कल में हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि काम अगर तो ज़रूरत नहीं है, दे आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ, तो नो नीड टू आस्क देम। बट जो बेचारा कमज़ोर है या नहीं कर पा रहा है थोड़ा सा काम, तो मेरी कोशिश होती है ऐसे लोगों को कि भाई इसको बुला लेता हूँ, इसके साथ काम करो, ताकि उसको भी काम थोड़ा का push मिल पुश मिल जाए। तो पहली प्रेफरेंस मेरी होती है जो जिनको मैं जानता हूँ उनके साथ। उसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर फिट नहीं है तो फिर तो अलग बात है, फिर कास्टिंग डायरेक्टर देखता है, अपने हिसाब से बुला करके करते हैं। अभी आपके हिसाब से जो हमारा इंडियन कंटेंट है, चाहे वो फिल्मों का हो, सीरियल का हो, फिल्मों में हम देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है हमारी इंडियन फिल्मों का। अब वो रीजनल सिनेमा नहीं रह गया, वो भी अब हिंदी में लोग देखने लगे, वहाँ के सुपरस्टार यहाँ के हो गए, यहाँ के वहाँ के हो गए। ये सब जो कॉम्बिनेशन बना है पिछले 2-3 साल में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कॉम्बिनेशन तो देखिए, रीजनल सिनेमा की अपनी जगह हमेशा रही है, और अपने रीजन में रही है, इसलिए उसको रीजनल कहा जाता है। अब चूंकि ओटीटी आ गया है, वर्ल्ड सिनेमा एक्सप्लोर हो गया है, टेक्नोलॉजी है, पहुंच सकता है और जगहों तक। पहले पहुंचने के भी तो रास्ते नहीं थे ना। आज आप सोशल मीडिया पे बैठ के हर जगह एक्सप्लोर कर सकते हो। Right. तो जब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा बड़ी हैं, उनको एक्सप्लोर करने के मौके हैं, तो क्यों नहीं किया जाए। आज हम और कंटेंट क्रिएशन में तो बहुत बड़ा कमाल का चीज़ है कि बिकॉज हमारे तो देश में 26-27 लैंग्वेज हैं, तो आप उन सभी लैंग्वेज में एक ही कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हो। आज मैं फिल्म बनाऊंगा हिंदी में, तो 26 लैंग्वेज में डब कर सकता हूँ मैं। राइट। तो मेरी तो कॉस्टिंग एज ए प्रोड्यूसर कहाँ चली गई। मतलब फिल्म बनाई मैंने 50 लाख में, और डबिंग हो रही है मेरी 1 लाख में, तो 50 लाख का कंटेंट 1 लाख में आ गया मेरे पास। सही बात। सो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप उसको बहुत अलग तरीके से एक्सप्लोर, अभी एक जो नया मीडियम है, और रीच भी है ना, राइट, रीच भी उतनी ही ज़्यादा लोगों में आप उसको पहुंचा भी रहे हो। पहुंचा भाई। अभी जो नया मीडियम है ये रील्स का, शॉर्ट्स का, यूट्यूब का, इसमें इन्फ्लुएंसर एक नया टर्म निकल के आया है और वहाँ के अपने अपने स्टार होने लग गए हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जो इन्फ्लुएंसर हैं वो एक इस्टेब्लिश एक्टर नहीं बन पाते उतने तरीके से, और कई एक्टर ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंसर बन जाएं। ये जो बीच की कड़ी चल रही है, इसमें आप खुद को कहाँ पाते हैं और कैसे देखते हैं इसको? बड़ी ही विडंबना है, और इसको मैं ना एज एन एक्टर इसको एक त्रासदी भी बोलूँगा। एक्टर होना आसान नहीं है। बहुत मेहनत करके, बहुत मशक्क़त करके थिएटर करते हैं, सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और उसके बाद आप एक्टिंग करने पहुंचते हैं। फिर अचानक से इन्फ्लुएंसर एक आता है जिसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और एक एक्टर जो पिछले 25 साल से, 20 साल से, 10 साल से काम कर रहा है, बट उसके इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, उसके फॉलोअर्स उतने नहीं बन पाए हैं, बिकॉज वो सोशल मीडिया हैंडी नहीं है उतना ज़्यादा।
तो इस वजह से, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर्स ने इस क्राइटेरिया को आज की तारीख में एस्टैब्लिश कर दिया कि अरे अ, आपके इन्फ्लुएंसर ज़्यादा नहीं है तो आप नहीं, इसको मत कास्ट करो, जिसके इन्फ्लुएंसर ज़्यादा उसको कास्ट करो। तो ये जो टर्म्स शुरू हुई हैं ना, तो ये बहुत मतलब चुभती हैं। आप एक्टर को उसके टैलेंट की वजह से कास्ट कर रहे हो, पहले ये होता था। आज ऐसा होने लगा है कि आप एक्टर को उसके इन्फ्लुएंसर्स कितने, इस वजह से आप कास्ट कर रहे हो। followers बिकॉज गेम हो गया है रीच का, गेम हो गया है व्यूज़ का, क्योंकि स्ट्रीमिंग पे पैसा आता है। डिजिटल मार्केट क्या है, स्ट्रीमिंग का पैसा है। राइट। तो उस पर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, तो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में स्ट्रीमिंग कितनी हो रही, तो स्ट्रीमिंग पे पैसा कितना जनरेट हो रहा है, तो इसलिए किस वजह से, तो इसके जिसके 1 मिलियन है उसको लो, वो अपने फॉलोअर्स तक ट्रैफिक डाइवर्ट कर पहुंचाएगा। सकता है। तो रीच, अब उन्होंने कास्ट की, मान लो एक फिल्म के अंदर 12 एक्टर हैं और सबके 1 मिलियन फॉलोवर वाले उन्होंने एक्टर कास्ट किए हैं, तो उनके पास 12 मिलियन तक की रीच पहुंच गई। राइट। ये उनका कैलकुलेशन है। हाँ। तो 12 मिलियन में से उनको 12 मिलियन नहीं मिलेगा, उनको लगता है यार 5 मिलियन तो मिल ही जाएगा। Right. तो उस पर क्या पैसा जनरेट होगा, उस हिसाब से कैलकुलेशन करके चलते हैं ये लोग। ये बिजनेस मॉडल के हिसाब से उनकी थॉट चल रही है। लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएशन उनके हिसाब से करोगे तो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो अपने कंटेंट के साथ, Quality के वहाँ पे क्वालिटी के साथ। वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट थी एक ऐसे किरदार की जो उसको जिए और जी करके उसको एक फ्लेवर देगा, लेकिन आपने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया और आपने, चूंकि इन्फ्लुएंसर उसके ज़्यादा थे। अब इन्फ्लुएंसर तो होने के बहुत सारे कारण हो बहुत सकते सारे हैं। इन्फ्लुएंसर का रीज़न हमें नहीं मालूम है कि उसने पैसा दे करके प्रमोशनल एक्टिविटी करके इन्फ्लुएंसर बनाए हैं या अपने टैलेंट की वजह से बनाए। लोग उसको देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। जो लोग एक्चुअली में वाकई बहुत टैलेंटेड हैं, उनके इन्फ्लुएंसर भी बढ़ जाते हैं अपने आप। मैं ये नहीं बोलता हूं कि उनके नहीं बढ़, लेकिन क्या वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर? राइट। क्या वो अपने पोस्ट उतने करते हैं? क्या उस तरीके नहीं करते भाई, जरूरत नहीं है उसको। और इसलिए कहीं ना कहीं जो ये इन्फ्लुएंस वाला दौर आया था वो धीरे धीरे थमने भी लग गया। हाँ, एक मैं बीच नहीं में आया करता था। मैं, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं तो प्रोड्यूसर हूँ और आज से नहीं, यूट्यूब में कब से कर रहा हूँ मैं। 2010 में जब शुरू हुआ था तब से यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर का पहले पार्टनर्स का लॉट में था मैं। 100 से ज़्यादा चैनल चलाया मैंने यूट्यूब के ऊपर। लेकिन इतना इन्वॉल्व होते हुए डिजिटल मार्केट के साथ भी मैंने आज तक सोशल मीडिया को उस तरीके से अपने लिए यूज़ नहीं किया। बिकॉज मैं उस तरीके का हैंडी नहीं हूँ। ठीक है, क्या फोटो खींच लिया, रोज कर लिया। ये तो अब ऑफ लेट जब इस तरीके का सिनेरियो बनने लगा, समझ में आने लगा, तो मैंने जैसे कहा कि अगर आप अपने आप को बदलेंगे नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बदलना पड़ेगा, आप एडमेंट होकर नहीं बैठ सकते। तो मैंने अपने आप को बदला। मुझे डांस का शौक है। मैंने वीनस के साथ कम से कम 70-80 गाने किए हैं, उनके साथ उनकी वीडियोस के। तो मुझे नाचने का शौक है। तो मेरे को जब मौका मिलता है मैं रील्स बना लेता हूँ डांस की, जो भी तो जो हो पाता है, जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से जब भी मौका मिलता है हम कर लेते हैं। तो वो इसलिए करना शुरू किया, वो भी मैंने अभी 1-2 साल पहले ही शुरू किया है। अच्छा। सोशल मीडिया तो कब से है, मतलब फेसबुक अकाउंट तो मेरा 2009-10 कब से होगा, लेकिन नहीं एक्टिव नहीं किया उस तरीके से। अब समझ में आने लगा यार ये तो सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो अगर सिनेरियो चेंज हो रहा है तो आपको भी बदलना पड़ेगा, हमको भी चेंज होना पड़ेगा। तो अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, अब कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें रखी और एक ही वीडियो में, एक ही पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ गई कि प्रोड्यूसर भी क्या है, एक्टर भी क्या है और उसके साथ मार्केटिंग सेंस भी क्या है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये कि आप जितना सीखोगे उतना आप दिखोगे और जितना दिखोगे उतना आप बिकोगे। तो ये एक कड़ी है कहीं ना कहीं और इसको आपको रोकना नहीं है बल्कि और कंटिन्यू रखना है। जो इनके अंदर दिख रहा है, एंथुसियाज्म दिख रहा है, जो एनर्जी दिख रही है, वो इसी बात की दिख रही है कि यार जो हो रहा है मेरे को करते जाना है, मेरे को सीखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो आप लोग भी बस इसी तरह के मोटिवेशन को लेकर अपनी एनर्जी को बरकरार रखिए, बदलते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।